बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, डेटा सिस्टम एंड रिस्क की बात शुरू हो रही थी और पिछले लेक्चर में हमने डेटा की बात की थी और डेटा क्या होता है इसकी बात की थी और ये वाली बात भी की थी कि आज का जो एरा है ये असल में सारा डेटा, ये वाला डेटा सारा डेटा ओवरलोड का एरा है। यहां पर मसला ये नहीं है कि डेटा कम है, यहां पर मसला ये कि डेटा इतना ज्यादा है कि उसमें से रेलेवेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करना एक चैलेंज है। पुराने दौरों में जो डेटा था उसका मसला क्या होता था, डेटा अवेलेबल ही नहीं होता था। तो जो डेटा अवेलेबल हो जाता था हम उसको इस्तेमाल कर लेते थे, यूज कर लेते थे। तो ये वाला एरा जो है वो डेटा ओवरलोड है, डेटा बहुत ज्यादा है और उस डेटा में से रेलेवेंट डेटा एक्सट्रैक्ट करना ही असल चैलेंज है आज के एरा में। सर जी, डेटा की अगर हम बात करें तो हमने कहा था डेटा असल में क्या होता है, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को डेटा बोलते हैं। डेटा को प्रोसेस किया जाता है कि उससे क्या बन जाए, इंफॉर्मेशन बन जाए, और इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है डिसीजन मेकिंग के लिए। तो डेटा रेफर्स टू रॉ फैक्ट्स, फिगर्स और डिटेल कलेक्टेड फ्रॉम ऑब्जर्वेशन, मेजरमेंट और research. It can take many forms such as numbers, text, images or other types of information and is used for processing and analysis to generate useful insight. It drives decision making, helps in understanding customer behavior and plays a vital role in developing strategies. तो भैया डिसीजन मेकिंग में हेल्प मिलती है, कस्टमर बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में और स्ट्रेटजीज को डेवलप करने में। हमने कल आपको केएफसी की मिसाल दी थी और बड़ी डिटेल से बताया था कि कैसे केएफसी वाले डेटा को यूटिलाइज करते हैं अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छी सर्विस देने के लिए। और उसके बाद हमने ऑर्डिनल डाटा और क्वांटिटेटिव डाटा और क्वालिटेटिव डाटा की बात की थी। क्वांटिटी से मुराद न्यूमेरिक था और उसमें भी दो था, एक होल नंबर था और एक कॉन्टिन्यूस था। और क्वालिटी से मुराद फीचर से नॉन न्यूमेरिक था और उसमें भी एक में तरतीब थी और एक में तरतीब यार हुई थी ना कल बात। और फिर हमने ये सारी बातें भी कर ली थी और उसके बाद हम कल स्ट्रक्चर डाटा की तरफ आ गए थे और हमने कहा था भाईजान डेटा की कैटेगरीज की अगर बात की जाए तो एक है स्ट्रक्चर्ड, एक है अनस्ट्रक्चर्ड और एक है सेमी स्ट्रक्चर्ड। अच्छा, जो स्ट्रक्चर्ड था उसमें तो रोज एंड कॉलम में था, प्रॉपर तरतीब थी और मेन की बात ये थी कि प्री डिफाइंड फॉर्मेट था। यार याद है ये वाली बात हुई थी, प्री डिफाइंड फॉर्मेट था। Structured data refers to information that is organized in a predefined format, typically stored in rows and columns. This type of data is easy to manage, analyze, and query using standardized tools like relational database. A customer relationship management. अब स्ट्रक्चर डाटा है, प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, टिपिकली रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, इजी टू मैनेज, हैंडल और एनालाइज है। मैंने आपको कहा था ये जो दफ्तर का सारा, दफ्तर की जो एंट्रियां होती हैं ये नॉर्मली ये वाला डाटा स्ट्रक्चर डाटा होता है। आपकी बैंक स्टेटमेंट का जो डाटा ये सारा स्ट्रक्चर डाटा है। आप ये जो लेजर्स बनाते हैं, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती हैं, ये ट्रायल होता है, ये सारा डाटा स्ट्रक्चर्ड डाटा होता है। सर इसकी प्रॉपर तरतीब है। अच्छा, वो कहते हैं ये वाला डाटा जो मैंने केएफसी फोन किया था और उसकी स्क्रीन पर जो रिसेप्शनिस्ट है उसकी स्क्रीन पर या जिसने फोन कॉल पिक किया उसकी स्क्रीन पर जो डाटा सामने आया था वो भी सीआरएम का डाटा यानी स्ट्रक्चर्ड डाटा था, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट से रिलेटेड डाटा था। तो भाई स्ट्रक्चर डाटा इज वाइडली यूज्ड अक्रॉस वेरियस इंडस्ट्रीज ड्यू टू इट्स ऑर्गेनाइज्ड, इजीली एक्सेसिबल एंड एनालाइजेबल
फॉर्मेट्स। सर आपको कहा था कि कुछ लोग समझते हैं कि अगर इमेज आ गया तो वो डाटा स्ट्रक्चर्ड नहीं है। मैंने क्या बताया था? मैंने कहा था प्री डिफाइंड फॉर्मेट हो तो वो डाटा स्ट्रक्चर्ड है। भाई अगर इमेज वाली जगह पर इमेज ही आ सकता है और टेक्स्ट नहीं आ सकता तो ये स्ट्रक्चर्ड है। फिर मैंने कहा था जनाब डेट ऑफ बर्थ वाली जगह पर डेट ही आनी है, नेम नहीं आ सकता, स्ट्रक्चर्ड है। ये सारा डाटा प्री डिफाइंड फॉर्मेट जहां पर होता है वो डाटा स्ट्रक्चर्ड होता है। और मैंने एग्जांपल क्या दी थी? मैंने कहा था आपके मोबाइल में जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो स्ट्रक्चर्ड डाटा है, और इसी फोन में अगर आप व्हाट्सएप खोलेंगे तो आपको कभी पीडीएफ नजर आएगी, कभी टेक्स्ट नजर आएगा, कभी लिंक नजर आएगा, कभी इमेज नजर आएगा, कभी वीडियो नजर आएगी, कभी वॉइस नोट नजर आएगा। ये वाला डाटा फिर क्या हो जाएगा? अनस्ट्रक्चर्ड डाटा, चूंकि यहां पर कोई प्री डिफाइंड फॉर्मेट नहीं है। और फिर इसके बाद मुझे याद है मैंने आपको जीमेल खोल के दिखाया था। मैंने कहा टू फ्रॉम सीसी बीसीसी, ये सारा डाटा स्ट्रक्चर्ड है, यहां पर इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। लेकिन जो बॉडी ऑफ द जीमेल थी उसके अंदर आप चाहें तो आप वीडियो ड्रैग कर दें, आप ऑडियो ड्रैग कर दें, आप इमेज डाल दें, आप टेक्स्ट लिख दें, आप लिंक डाल दें, जो भी डालें वो डाल दें। इसका मतलब है वो वाला जो बॉडी ऑफ द ईमेल है वो क्या होता है? अनस्ट्रक्चर्ड। और ऊपर टू फ्रॉम सीसी बीसीसी सब्जेक्ट क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड। और ये ओवरऑल क्या होता है? सेमी स्ट्रक्चर्ड। सर समझ आ गया था? सेमी स्ट्रक्चर में कुछ कुछ स्ट्रक्चर्ड और कुछ कुछ अनस्ट्रक्चर्ड है। किसी मरीज की मेडिकल प्रोफाइल की अगर बात करें तो एक तरफ उसका नाम, एड्रेस और उसका पेशेंट आईडी आ रही होती है, ये स्ट्रक्चर्ड होता है। लेकिन जब रिपोर्ट की तरफ जाते हैं तो कभी रिपोर्ट इमेज की सूरत में होती है, कभी रिपोर्ट यानी ब्लड की जो रिपोर्ट आएगी वो किस सूरत में होगी? वो तो होगी मिसाल के तौर पे कागज रिपोर्ट बनी हुई इमेज की, सॉरी उसकी सूरत में, टेक्स्ट की टेबल की फॉर्म में। लेकिन कभी कभी जो है वो आपका एक्सरे आ रहा होगा, वो इमेज की सूरत में होगा। कभी आपका एमआरआई आ रहा होगा, वो किस सूरत में होगा? सर वो तो वीडियो की फॉर्म में हो जाएगा। एमआरआई वीडियो की फॉर्म में भी होता है। ठीक हो गया? तो अच्छा, नहीं सर, सेमी स्ट्रक्चर्ड डाटा। और मैंने आपको बताया कि मेडिकल रिपोर्ट में कुछ हिस्सा स्ट्रक्चर्ड और कुछ हिस्सा अनस्ट्रक्चर्ड। यहां पर देख लीजिए, ये मेरी प्रोफाइल है फेसबुक की, ये सारा हिस्सा स्ट्रक्चर्ड है। पोस्ट मैं चाहूं तो इमेज करूं, वीडियो करूं, ये क्या हो गया? अनस्ट्रक्चर्ड। ओवरऑल ये मेडिकल जो मेरी फेसबुक प्रोफाइल है ये क्या हो गई? सेमी स्ट्रक्चर्ड हो गई। सर जी यहां तक मैंने आपको कल पढ़ा दिया था, कोई सवाल पूछना है तो पूछिए, नहीं तो मैं आगे चलूंगा। एक बार जल्दी से इसको गो थ्रू कर लीजिए। जो एरिया है जिसकी आज हमने बात करनी वो है सोर्सेज ऑफ डाटा। सोर्स का क्या मतलब होता है? जरिया। सोर्स का मतलब होता है जरिया। सोर्सेज ऑफ डाटा का मतलब है कि डाटा का सोर्स क्या है, डाटा का जरिया क्या है। सर वो कहता है डाटा ओरिजिनेट कहां से हो रहा है, और जहां से डाटा ओरिजिनेट हो रहा है डिपेंड करता है कि वो डाटा की क्वालिटी और रेलेवेंस क्या होगी। आपको एक बंदे ने बताया, वो बंदा बड़ा काबिल एतमाद है, आपको यकीन होगा उस डाटा पर, आप कहेंगे ये जो डाटा है ये बिल्कुल ठीक है, हाई क्वालिटी है। लेकिन एक बंदा है जो हर वक्त झूठ बोलता है, आप उस डाटा पे यकीन नहीं करते। आपको एक टीचर क्लास में कह रहा है कि यार फॉर एग्जाम्पल आपको एक टीचर क्लास में कोई बात कह रहा है, तो आप उस पर ज्यादा रिलाय करेंगे या सोशल मीडिया में किसी पोस्ट पर कोई बात होगी तो उस पर ज्यादा रिलाय करेंगे? सर जो टीचर क्लास में कहेगा उस पर ज्यादा रिलाय करेंगे। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सर रिलायबिलिटी डिपेंड करती है कि सोर्स कौन है और जरिया क्या है जहां से बात हो रही है।
मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? आज के दौर में तो एआई की वजह से बिल्कुल भी चीजें रिलायबल नहीं है। कोई अपनी ओरिजिनल वीडियो बना के भी कह देता है कि ये एआई जनरेटेड है। वो सर समझ आ रहा है? तो various sources and its quality and relevance depend upon how it is collected and managed. डाटा कौन सा हो सकता है? प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। सेकेंडरी में इंटरनल भी हो सकता है और एक्सटर्नल भी हो सकता है। और प्राइमरी में सर्वेज एंड रिव्यूज के जरिए डाटा इकट्ठा होता है। इंटरनल में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक्सटर्नल में गवर्नमेंट एजेंसीज और के जरिए जो डाटा गवर्नमेंट एजेंसी या कंपैरेटिव डाटा। मैं ना इसको समझाने से पहले आपके साथ एक एग्जांपल रियल लाइफ लेके चलता हूँ, वो समझ आ गई तो आपको ये टॉपिक वैसे ही मजा आ जाएगा। इसमें कोई खास बात नहीं है, बात वही है जो मैं आपको अब बताने लगा हूं। सर, गवर्नमेंट वालों ने सोचा है कि हम पाइनएप्पल ड्रिंक लॉन्च करें, और उनकी मीटिंग में बात चल रही है पाइनएप्पल ड्रिंक होगा ना, बड़ा मजा आएगा, बेहतरीन, गर्मियां हैं, आगे बिकेगा भी बहुत, और पाइनएप्पल ड्रिंक इस तरह मिलता भी नहीं है, पेप्सी कोक से लोग तंग आ गए हैं, पाइनएप्पल ड्रिंक बनाते, ठंडी यख बोतलें लोगों के सामने होंगी, पियेंगे, लोगों की प्यास बुझ जाएगी, बहुत मजा आएगा। उनकी आपस में ये वाली बात चल रही थी और उन्होंने सोचा यस हमने पाइनएप्पल ड्रिंक लॉन्च करना है। क्या उन्हें पाइनएप्पल ड्रिंक लॉन्च कर देना चाहिए? क्यों? करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? हाँ या ना? सर, इसका जवाब ना हाँ है ना ना है। इसका जवाब क्या है? उनको डेटा कलेक्ट करना चाहिए। हमने यही तो आपको सिखाया है कि भैया मालूमात डाटा कलेक्ट किए बगैर कोई बात नहीं करनी। आप खुद ही से सोचें बहुत गर्मी है, पाइनएप्पल ड्रिंक का बड़ा मजा आएगा, यार ये तो कोई बात नहीं है। तो सर समझ आ रहा है? आपने क्या करना है? आपने डाटा कलेक्ट करना है। आपने डाटा कलेक्ट करना, आपने खुद से कोई फैसला नहीं करना। फला हमारे मामू है, उनका बड़ा अच्छा काम चल रहा है, मैं भी कर लेता हूं, नहीं करना। आपने डेटा कलेक्ट करना है। जो फैसला भी है वो किस बेस पर करना है? डेटा की बेस पर करना है। सर, अब सवाल ये पैदा होता है कि डेटा तो कलेक्ट करना है, तो डेटा कौन सा हो सकता है? डेटा प्राइमरी भी हो सकता है और सेकेंडरी भी हो सकता है। आपको पता है प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा में बुनियादी फर्क क्या है? प्राइमरी वो डाटा जो एक खास मकसद से कलेक्ट किया जाए और आप फर्स्ट हैंड कलेक्ट करें। मैं आप लोगों से पूछता हूं, आप लोगों में से कितने लोग लाहौर के हैं? 10 लोग हाथ खड़ा करते हैं, बाकी लोग नहीं करते। मुझे समझ आई थी कि यार इतने लोग लाहौर के और बाकी लाहौर के नहीं। ठीक हो गया? अच्छा, इसकी बजाय मैं क्या करता हूं? मैं सिस्टम पे जाता हूं और सिस्टम से आपके एड्रेस ले लेता हूं और उससे चेक करता हूं कितने लोग लाहौर के। सर, एक वो है जो मैंने डायरेक्टली आपसे कलेक्ट किया, और दूसरा वो जो ऑलरेडी अवेलेबल था, मैंने उससे, वो मेरे लिए रेलेवेंट था, मैंने उससे अखज किया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो जो ऑलरेडी मौजूद था मैंने उससे अखज किया, इसको कहते हैं सेकेंडरी डाटा। और अगर मैंने खुद से आपसे फर्स्ट हैंड हासिल किया, इसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एक है प्राइमरी डाटा और एक है सेकेंडरी डाटा। सर, सेकेंडरी डाटा की अगर मैं बात करूं तो सेल्स ऑफ अदर फ्रूटी कार्बोनेटेड ड्रिंक। अब वो ये कह रहा है कि भैया मैंने ये पाइनएप्पल ड्रिंक बनाकर बेचना है या नहीं बेचना, इसका कारोबार करना है या नहीं करना, तो उसके लिए वो डाटा इकट्ठा कर रहा है। सेकेंडरी डाटा ये है कि गवर्नमेंट में अनार का ड्रिंक पहले ही बेच रहे हैं, लेमन का ड्रिंक पहले ही बेच रहे हैं, स्ट्रॉबेरी का ड्रिंक पहले ही बेच रहे हैं, तो वो देखते हैं कि हमारे पास जो फ्रूटी कार्बोनेटेड ड्रिंक है उनकी क्या सेल चल रही है, और क्या हमें उसके अंदर ये वाला पाइनएप्पल ऐड भी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए।
मिसाल के तौर पे जो फ्रूटी ड्रिंक पहले बेच रहे हैं उन्हीं की सेल ही फारग है, तो फिर वो शायद सोचेंगे यार हमें जरूरत ही नहीं है अगला रिस्क लेने की। तो पहले क्या देखेंगे, इंटरनल डाटा देखेंगे, फिर एक्सटर्नल डाटा देखेंगे। सर जी मरी ब्यूरी एक कंपनी है, उनकी बिग पाइनएप्पल के नाम से एक प्रोडक्ट है, तो वो उनकी सेल्स देख लेंगे, उससे मालूमात ले लेंगे। जाहिर बात है वो कंपेटिटर मालूमात तो नहीं देगा, लेकिन आप उसकी अगर मिसाल के तौर पे वो एक लिस्टेड कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, तो वो देखेंगे, उसकी मालूमात लेंगे, मार्केट से एक अवेयरनेस ले लेंगे कि उनकी पाइनएप्पल प्रोडक्ट की सेल क्या चल रही है। तो ये वाला डाटा जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का डाटा है वो सेकेंडरी एक्सटर्नल डाटा। अच्छा, अब इसके अलावा यह है कि गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन का डाटा, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस डाटा, इसका क्या मतलब है? गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डाटा का मतलब है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं ये भी देखना है कि यार पाइनएप्पल ड्रिंक को बनाने के लिए कोई फ्लेवर ऐसा तो नहीं डलता जो मुज़र सेहत हो, पाइनएप्पल फ्लेवर को बनाने के लिए कोई चीज ऐसी तो नहीं डलती जो हराम हो। यार मेरा पॉइंट, अभी पिछले कुछ अर्सा पहले वो लेस पर मसला हो गया था, लेस पर केस हो गया था कि इनके जो बारबेक्यू फ्लेवर है उसमें इंग्रेडिएंट में एक इंग्रेडिएंट डलता है जिसमें पिग की फैट डलती, तो वो मुसीबत बन गई थी। बाद में उन्होंने इतने मौलवियों से फतवे लिए कि नहीं नहीं ये बिल्कुल ठीक है, इसमें वो वाला इंग्रेडिएंट नहीं डलता। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो आपने गवर्नमेंट के रेगुलेशंस को भी देखा। अब ये वाला सारा डाटा ऑलरेडी मौजूद है, आपने इस डाटा जो बिजनेस से बाहर का डाटा है उसको देखा, जो बिजनेस के अंदर का डाटा है उसको देखा, और फिर ये यहां से डाटा इकट्ठा किया। दूसरे नंबर पे आपने एक काम किया, आपने एक सैंपल ड्रिंक तैयार किया और यहाँ पे बड़ा सा ट्रक लाके खड़ा कर दिया और कहा कि गर्मी बड़ी है सबील करते जाओ। अब जो बंदा आया उसने जब बोतल पी ठंडी यख, तो आपने उसको कहा भाई किधर जा रहे हो, एक मिनट ये जरा एक कागज है फॉर्म तो फिल कर दो। अब जिसने बोतल पी है वो इतनी तो हिया करेगा ना कि वो फॉर्म फिल करेगा, वो बताएगा। आपने उससे पूछा आपको इस प्रोडक्ट का कलर कैसा लगा, आपको इस प्रोडक्ट की फ्लेवर कैसा लगा, आपको इस प्रोडक्ट की पैकिंग कैसी लगी, आपको इस प्रोडक्ट की वाइब कैसी लगी। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? उससे पूरा सर्वे किया। अब आपने 1000 बोतलें फ्री तो नहीं पिलाई, 1000 बोतलों के बदले में 1000 कागज आपके पास आया। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? वो जो 1000 कागज आपके पास आया, आपने उससे इंफॉर्मेशन ली, ये है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, इसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? सेकेंडरी और प्राइमरी डाटा की समझ आ गई। और फिर आपने देखा कि यार इसको किस तरह से प्रोडक्ट को इंप्रूव करना है, फिर आपने कारोबार शुरू करना है और फिर पैसा कमाना। वो मुश्किल तो नहीं लग रहा सर? ठीक हो गया, मैंने आपको ये स्टोरी सुना दी, फायदा ये है अब जब मैं आपको ये टॉपिक पढ़ाऊंगा तो टॉपिक आपको खुद समझ आ रहा होगा सर। अच्छा जी, सोर्सेज ऑफ डाटा, डाटा कहां से हासिल हो रहा है, क्वालिटी और रेलेवेंस डिपेंड करता है कि ये कैसे डाटा कलेक्ट हुआ और मैनेज हुआ। डाटा के कलेक्शन के सोर्सेज सेकेंडरी भी हैं और प्राइमरी भी हैं। अगर सेकेंडरी की बात करूं तो ये इंटरनल डाटा भी है और एक्सटर्नल डाटा भी। जो इंटरनल डाटा है वो विद इन ऑर्गेनाइजेशन है और जो एक्सटर्नल डाटा है वो आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन है। गवर्नमेंट एजेंसी हो सकता है, मार्केट का डाटा, कंपेटिटर का डाटा, एनालिसिस। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? दूसरे नंबर पे जो प्राइमरी डाटा है ये सर्वेज एंड इंटरव्यूज का डाटा।
प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा है? आपने जो फर्स्ट हैंड कलेक्ट किया है सर्वे से, वो वाला डाटा। अब डाटा क्वालिटी को इसने यहां पर डिफाइन कर दी, कहता है डाटा क्वालिटी वो है जिसमें 5 चीजें शामिल हों। डाटा क्वालिटी वो है जिसके अंदर 5 चीजें शामिल हों। सर कौन कौन सी 5 चीजें हैं? अच्छा डाटा वो है जो क्या हो, एक्यूरेट का क्या मतलब होता है? गलती ना हो। कंप्लीट हो। कंप्लीट का क्या मतलब है? मुकम्मल। यानी एक एग्जांपल देता हूं, मैंने कहा था एसबीआई वालों को कि भाई पिछले साल का मुझे बिजली का बिल कितना आया टोटल पिछले साल का मुझे बताओ। उन्होंने ना एक लिस्ट मुझे दी, उसमें लिखा हुआ था जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून का बिल नहीं था, जुलाई, अगस्त से लेके दिसंबर तक। मैंने कहा भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बिल हैं। क्या 11 बिल के टोटल पर उसने जो लिखा हुआ है 70 लाख रुपए, मैं उसको एक्सेप्ट कर लूं या मैं उसको कहूँ कि भाई ये मुकम्मल नहीं है? ये मुकम्मल नहीं है। साल में 12 महीने होते तो बिल कितने होने चाहिए? 12 बिल्स होने चाहिए। 11 बिल का मतलब है कि ये वाली इंफॉर्मेशन और डाटा कंप्लीट नहीं है। सर कंप्लीट के बाद आ गया रिलायबल, काबिले एतमाद, जिस सोर्स से मिला है। मैंने भी आपको बताया कि एक तरफ एक इंफॉर्मेशन आपको सोशल मीडिया से मिली और एक तरफ एक बात आपको सर कह रहे हैं, टीचर आपके कह रहे हैं, तो आपके लिए कौन ज्यादा रिलायबल है? जो टीचर है वो ज्यादा रिलायबल होना चाहिए। सर रेलिवेंट, रेलिवेंट। सर रेलिवेंट का मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन आपके पास आई है वो फैसला करने के लिए आपको चाहिए। सर आपको आपके दोस्त ने कहा यार सर अली इमरान टैक्स की लेक्चर डाटा अच्छा पढ़ा रहे हैं, मैं तो नहीं सिर्फ पढ़ के पास किया है, तो तुझे मैं एक लिंक शेयर करूं, तू भी देख ले। उसने आपको लिंक शेयर किया, वो लिंक आपने क्लिक किया, उस पे टैक्स के लेक्चर थे और आपने फैसला ये करना है कि मैंने डाटा किससे पढ़ना है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या टैक्स के लेक्चर देखकर आप डाटा के पढ़ने का फैसला कर सकते हैं? नहीं कर सकते सर। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? इसका मतलब है वो जो आपके पास डाटा है वो रेलिवेंट डाटा नहीं है। तो भाई एक्यूरेट, कंप्लीट, रिलायबल, रेलिवेंट और चौथा क्या है? टाइमली। सर जब डिसीजन करना है ना, आपकी क्लासेस शुरू हो गई हैं, आज तीसरी क्लास है, अभी तक आप मालूमात ले रहे हैं कि मैं कब कहां से पढ़ूं, कब पढ़ना शुरू करूं, देखते हैं, करते हैं। और आपका एक दोस्त है वो करीबी है, उसने पहले डाटा पढ़ के पास भी किया हुआ है, आपने उससे पूछा हाँ भाई मैं किससे क्लासेस लूं, कहते मैं आपको 1 हफ्ते तक बताता हूं। आपने उसका 1 हफ्ते इंतजार करना है या नहीं करना? आपने कहना यार तुम्हारा मैंने आज के आज में फीस जमा करानी है, अगर कुछ बताना है तो अभी बता दो, नहीं तो फिर तुम रहने देना, फिर ना ही बताना। अगर बर वक्त इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं है तो बेकार है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि सारा साल छतरी कभी इधर लटक रही होती, कभी उधर लटक रही होती, जिस दिन बारिश हुई है छतरी नहीं मिल रही। तो सर जब जरूरत थी तब छतरी नहीं मिली, तो इससे अच्छा था वो छतरी कभी होती ही ना। हमारे अक्सर ऐसा हो जाता है कि हार्ड ड्राइव में इतना डाटा मौजूद है कि बाद वक्त काम की फाइल ढूंढते रहते, वो नजर ही नहीं आती, मिलती ही नहीं। अगर ऐसा हो जाए कि वो ना मिले
तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि उसका फायदा नहीं है सर। इससे अच्छा वो होती ना, वो डिलीट होती, हमारी स्पेस ही खाली बचती। वो मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर? डेटा क्वालिटी, बेनिफिट्स ऑफ हाई क्वालिटी डेटा। डेटा क्वालिटी में 5 बातें मैंने आपको बताई हैं, और यही वाली बातें मोर और लेस उसने यहां पर भी की। अगर मैं रिलेट करके साथ वो भी टिका दूं तो सर, डेटा जब कलेक्ट किया जाता है तो इन पहलुओं को देखा जाता है। पहला क्या है? एरेनेस। दूसरा क्या है? एक्यूरेसी। तीसरा क्या है? टाइमलीनेस। सर ये यही 3 बातें हैं। यानी जब आपने डाटा कलेक्ट किया और इन पहलुओं को कंसीडर किया तो जो डाटा कलेक्ट होगा वो हाई क्वालिटी डाटा होगा, और जो हाई क्वालिटी डाटा होगा उसकी खास बात क्या होगी सर? हाई क्वालिटी डाटा की वजह से आप बेहतर एनालिसिस कर सकेंगे, आप डिसीजन मेकिंग कर सकेंगे, आप कंप्लायंस कर सकेंगे। एनालिसिस क्या है? तज्जिया कर सकेंगे। डिसीजन मेकिंग क्या है? फैसला कर सकेंगे। कंप्लायंस क्या है? लॉज एंड रेगुलेशंस की पैरवी कर सकेंगे, लॉज एंड रेगुलेशन पर अमल दरामद कर सकेंगे। इसका क्या मतलब है सर? इसका मतलब ये है, कंप्लायंस, बच्चे अक्सर पूछते हैं सर ये क्या होता है? भैया आप बाइक पे आए हो ना, हेलमेट पहना हुआ था, इसका मतलब है आपने कंप्लायंस की है। अगर आप हेलमेट पहने बगैर आ गए तो आपने कंप्लायंस नहीं की, नॉन कंप्लायंस। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? एक तरफ कंप्लायंस है और दूसरी तरफ नॉन कंप्लायंस है। बेनिफिट ऑफ हाई क्वालिटी डाटा इंक्लूड्स बेटर एनालिसिस, डिसीजन मेकिंग एंड कंप्लायंस, स्पेशली इन फाइनेंशियल एंड बिजनेस कॉन्टेक्स्ट। डिसएडवांटेजेस ऑफ पुअर डाटा क्वालिटी। सर जी डिसएडवांटेज, अगर डाटा अच्छा नहीं होगा तो क्या होगा सर? आउटडेटेड डाटा है, मिसिंग वैल्यूज है। सर एक टाइम था जब ऑनलाइन नहीं था, तो 200 बच्चे की क्लास होती थी और उसके बच्चे पूरे नहीं आ रहे होते थे। आज 5 गुना 4 गुना बच्चा ऑनलाइन है और बाकी यहाँ पे। लोगों ने रियलाइज कर लिया कि यार हमारे पास, हमारे घर में अगर वीडियो पहुंच सकती है तो इतनी दूर आके ओवरहेड बहुत ज्यादा है, मेरी लिविंग कॉस्ट इदारे की फीस से भी ज्यादा होगी। वरना आमतौर पे ये होता था ना, मेजर खर्चा होता था इदारे की फीस। आज इदारे की फीस कम है और लिविंग कॉस्ट ज्यादा होगी। तो लोगों ने रियलाइज किया और ऑनलाइन की ऑप्शन मिली तो लोग उस पर स्विच कर गए। लेकिन हम लोगों ने लगवाना था कूलर बच्चों को पानी पिलाने के लिए। तो एक कूलर था 1.5 लाख रुपए का, जिसकी कैपेसिटी थी 1,000 बच्चा, और एक कूलर था 2.5 लाख रुपए का जिसकी कैपेसिटी थी 5,000 बच्चा, फॉर एग्जाम्पल। अब हमने कहा यार एनरोलमेंट की बेस पर फैसला कर लो। मैनेजर साहब ने एनरोलमेंट देखी, उन्होंने कहा एनरोलमेंट तो 4,000 है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने जनाब 2.5 लाख वाला बड़ा कूलर मंगा लिया। जब वो कूलर आ गया तो हमने कहा यार ये तो बड़ा कूलर है, इसकी क्या जरूरत है? कहता सर एनरोलमेंट की बेस पे मंगाया है। मैंने कहा लाओ यार एनरोलमेंट, फिजिकली एनरोल स्टूडेंट बताओ। कहता सर 800। मैंने कहा यार, कहता सर मैंने टोटल देखे। मैंने कहा भाई आपने गलत चीज देखी है, आपको क्या देखना चाहिए था? आपको तो रेलेवेंट चीज देखनी चाहिए ना। यानी आपने जो है वो रेलेवेंट डाटा ही नहीं देखा, गलत फैसला हो गया उसकी वजह से। सर जी अगर आप मिसिंग वैल्यू मिसिंग हो जाएगी, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन हो जाएगी, फॉर्मेट कंसिस्टेंट नहीं देगा, तो इसकी वजह से एरर्स आ जाएंगे, गलत नतीजा निकलेगा, रेगुलेटरी इशू आएंगे।
सर जी इसने 3 बातें कही, मैं चाहता हूं मैं ये तीनों भी आपको बताऊं। एग्जाम्पल्स दिमाग में होंगी, बात दिमाग में बैठेगी। सर मिसिंग वैल्यू तो आपको पता है, 11 पूरे साल का डाटा मांगा, 11 माह का डाटा मिला, तो इसका मतलब है मिसिंग वैल्यू है। आउटडेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब है पुरानी इंफॉर्मेशन है। अब सर अब आउटडेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब है कि एक बच्चा मुझे कल मिला और आगे कहता है कि सर असल में मैं तो पेपर देना चाहता हूं, लेकिन मैं आई कैब ने मुझे वो कर दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दी। तो मैंने कहा भाई आपके पास इंफॉर्मेशन क्या है, आउटडेटेड है। अब वो डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो चुकी। इंफॉर्मेशन अपडेटेड होनी चाहिए, आउटडेटेड नहीं। इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट का क्या मतलब है, आओ जरा ये भी समझाता हूं। सर जी मैंने ना स्टूडेंट्स के नाम सबके पता किए हैं और मैंने उन्हें कहा कि आप अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताएं। एक बच्चे ने कहा 1-2-2005, एक बच्चे ने कहा 2-1-2005। मैंने पूछा बेटे आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, कहता है 1 फरवरी। मैंने कहा आपकी क्या डेट ऑफ बर्थ है, कहता है 1 फरवरी। मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हो, फॉर्मेट यहां पर गलती पता है क्या है, फॉर्मेट कंसिस्टेंट नहीं है। फिगर सेम है लेकिन एक बंदे ने पहले मंथ लिखा है बाद में डेट लिखी है, एक बंदे ने पहले डेट लिखी है बाद में मंथ लिखा है। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है सर, इस इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट की वजह से भी गलती हो जाती है। सर इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट की थीम समझ आइए, ये असल में लफ्ज क्या लिखा हुआ है, इसको कहते हैं इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट। दिस कैन लीड टू एरर्स इन रिपोर्टिंग, और इसकी वजह से रिपोर्टिंग में गलती होगी, गलती की वजह से फ्लॉड इनसाइट, गलत नतीजा अखज करेंगे, और रेगुलेटरी इशू। रेगुलेटरी इशू का क्या मतलब है, सर जी जब आप नॉन कंप्लायंस करते हैं ना तो फिर रेगुलेटरी इशू आता है, यानी आपसे कानून की खिलाफ वर्जी हो जाती है। मिसाल के तौर पे टैक्स का कानून कहता है कि आपने कम से कम डाटा अपने पास 6 साल तक संभाल के रखना है। आपने परवाह नहीं की, आपकी ड्राइव में जगह नहीं थी, आपने 5 साल बाद डाटा डिलीट कर दिया। आपने असल में क्या किया है, नॉन कंप्लायंस किया। टैक्स वालों ने जब आपको कहा डाटा दो, आपने कहा 5 साल से तो संभाला हुआ था, आपने नहीं पूछा, हमने अब डिलीट कर दिया। उन्होंने कहा सॉरी आपने गलत किया है, आपने नॉन कंप्लायंस किया, अब आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, अब आपको पेनल्टी लगेगी और आपका नाम ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है, ये क्या है सर, ये असल में जो इदारा रेगुलेटरी इशू से बचते हैं उसकी वजह यह है कि उससे फाइनेंशियल लॉस भी होता है, रेपुटेशन का लॉस भी होता है। फाइनेंशियल लॉस भी होता है और रेपुटेशन का लॉस भी। मुश्किल तो नहीं लग रहा सर, फाइनेंशियल लॉस भी होता है और रेपुटेशन का लॉस भी होता है। तो भाई रेगुलेटरी इशू से भी बचना है, गलत इंफॉर्मेशन की वजह से जो है ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एम्प्लॉय था, आपने एम्प्लॉय की डेट ऑफ बर्थ पूछी, उसने आपको बताई फॉर एग्जाम्पल, और इस गलत फॉर्मेट की वजह से आप समझे वो 18 साल का, जब वो 18 साल से कम था, चाइल्ड लेबर वाले आपके पास आ गए, उन्होंने कहा आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, आपने 18 साल से कम उम्र का बंदा रखा हुआ है। आपने कहा मैंने तो सही रखा है। अब उस बंदे की डेट ऑफ बर्थ थी फॉर एग्जाम्पल 1/12/2005, आप समझे कि ये 12 जनवरी है, वो 1 दिसंबर था। यार मेरा पॉइंट समझ रहे हो, गलत फहमी ऐसी हुई, इसकी वजह से अगर वो 1 जनवरी होता तो उसकी उम्र अब +18 थी और वो जॉब कर सकता था।
और अगर वो 1 जनवरी और अगर वो 1 जनवरी होता तो वो 18+ था, और अगर वो 12 दिसंबर होता, हाँ यार उल्टा कह दिया मैंने, अगर 12 जनवरी होता तो वो 18+ था, और अगर वो 12 दिसंबर होता, 1 दिसंबर कह दूं यहाँ पर, 1 दिसंबर होता तो वो <18 था। अब अगर 18 साल से कम का था तो चाइल्ड लेबर वाले आपके पास आ गए और उन्होंने आपको कहा कि ये क्या है, नॉन कंप्लायंस है। अब आप देखेंगे सिर्फ फॉर्मेट की गलती की वजह से आपको ये यार, मैं बस एग्जांपल से ना कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहता हूँ कि यार कहाँ कहाँ क्या क्या छोटी छोटी चीजों की वजह से गलती हो सकती है, और उस गलती की नतीजा क्या निकल सकता है, इदारे की रिप्यूट भी खराब हुई। आप सोचो मैकडोनल्ड है और मैकडोनल्ड के बारे में ये बात कही जा रही है कि मैकडोनल्ड 18 साल से कम उम्र लोगों को अपने पास नौकरी पर रख रहा है, जो कि बिल्कुल ठीक नहीं है, कानून की खिलाफवर्जी है, इस वजह से इसको 5 लाख फाइन किया गया। यकीन करें 5 लाख कुछ भी नहीं है, लेकिन मैकडोनल्ड के अखबार में इश्तिहार आने से जो बेइज्जती भी है ना, वो बहुत ज्यादा है। तो इदारे की रेपुटेशन बहुत मैटर करती है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? रेपुटेशन, इदारे के वकील को बुलाना, वकील को हायर करना, वकील का केस करना, टाइम भी जाया, एनर्जी भी जाया, रेपुटेशन भी खराब, फाइनेंशियल खर्चा। यार मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये सारे इश्यूज अराइज हो जाते हैं रेगुलेटरी इश्यूज की वजह से। मैंने ये सारी चीजें हमको बता दी। कोशिश ये कर रहा हूँ कि जो जो बात आती जाए मैक्सिमम डिटेलिंग आपके साथ शेयर कर दूं। क्या ये सारी बात आपकी समझ में आई? यस और नो? एक बार जल्दी से रीड करें फिर आगे चलता हूं। इंटरनल डेटा सोर्सेज की बात करें तो भाई उसमें कहा इंटरनल डेटा कम्स फ्रॉम विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडरी है लेकिन इंटरनल है, ऑलरेडी मौजूद था, डेटा ऑलरेडी कलेक्टेड था, आपके लिए रेलेवेंट था, आपने इसको इंटरनल सिस्टम से हासिल कर लिया, जैसे पॉइंट ऑफ सेल मशीन का डाटा, जैसे प्रोडक्शन का डाटा, जैसे एम्प्लॉय की रिकॉर्ड का डाटा, जैसे एम्प्लॉय की कॉन्ट्रैक्ट इंफॉर्मेशन, सैलरी डिटेल वगैरह। एक्सटर्नल सेकेंडरी डाटा था, एक्सटर्नल था, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से लिया, गवर्नमेंट एजेंसी से लिया, पब्लिक सोर्सेज से लिया। ऑर्गेनाइजेशन अक्सर ये डाटा परचेज भी करती है ट्रेंड्स को देखने के लिए, डेमोग्राफिक्स और कॉम्पिटिटिव लैंडस्केप को मद्देनजर रखते हुए। सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करता है एपीआई दैट अलाउज कंपनीज टू गैदर डाटा और कस्टमर इंटरेक्शन, ब्रांड मेंशन। और एपीआई क्या है इसको अभी मैं डिस्कस नहीं कर रहा, ये एक प्रॉपर टॉपिक है जो चैप्टर 9 में हमने डिस्कस करना है। बस एक बात समझ लीजिए, जो एक्सटर्नल डाटा है वो कहां से हासिल करना है आपने? आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। ये सोशल मीडिया से भी हासिल हो सकता है, मार्केट रिसर्च से भी हासिल हो सकता है, गवर्नमेंट एजेंसी से भी हासिल हो सकता है, पब्लिक सोर्सेज से भी हासिल हो सकता है, थर्ड पार्टी प्रोवाइडर से भी हासिल हो सकता है। Primary data refers to information that is collected first hand. Primary data refers to information that is collected first hand for a specific purpose. It is typically gathered through methods like surveys, interviews, experiments, and direct observation. सर जी आप खुद फर्स्ट हैंड का मतलब है खुद ले रहे हैं, बना बनाए रेडीमेड नहीं है। और सर समझ आ रहा है, खुद कलेक्ट कर रहे हैं। कंपनी सर्वेज कंडक्ट करती है टू एक्सेस कस्टमर सेटिस्फैक्शन विद इन अ रीसेंट प्रोडक्ट। मैंने आपको भी एग्जांपल दी, डाटा कलेक्ट होता है, यूनिक होता है, डायरेक्टली एप्लीकेबल होता है कस्टमर ऑब्जेक्टिव्स का। फोकस ग्रुप आर यूज्ड टू कलेक्ट इनसाइट ऑन हाउ न्यू प्रोडक्ट्स और कैंपेन। सर जी फोकस ग्रुप्स भी होते हैं। एक तो ये है ना कि आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं कस्टमर को फ्री ड्रिंक पिला के,
ये डाटा भी बड़ा कीमती होता है। और एक तरफ कुछ फोकस ग्रुप्स होते हैं जो नई प्रोडक्ट और कैंपेन्स के बारे में मालूमात इकट्ठी करते हैं कि आपने जो कैंपेन की उससे कितना फायदा हुआ, कितनी सेल्स बढ़ी, किस आइटम की डिमांड कम हुई है और आपकी डिमांड बढ़ी है, वो इन सारी चीजों को नोट करते हैं। पार्टिसिपेंट प्रोवाइड डायरेक्ट फीडबैक विच इज वैल्यूएबल फॉर मेकिंग टारगेटेड इंप्रूवमेंट। ये वाले जो लोग होते हैं ये आपको फीडबैक देते हैं जिससे आप अपनी प्रोडक्ट को बेहतर करते हो, अपनी मार्केटिंग को बेहतर करते हो, आपके लिए वो वैल्यूएबल होता है इंप्रूवमेंट वो वाली। सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज क्या है? प्राइमरी डाटा के सोर्सेज, सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज क्या है? कहता है सेकेंडरी डाटा इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंडस्ट्री रिपोर्ट हो सकती हैं, गवर्नमेंट के स्टैट्स हो सकते हैं। सर जी ये सेंसस डाटा क्या होता है? मर्दमशुमारी का डाटा। ये जो बड़ी मिसाल के तौर पे आपको क्या लगता है जब पैम्पर्स जो है ये ब्रांड पाकिस्तान में आया है तो उन्होंने देखा है कि यहाँ पर कितने बच्चे रोज पैदा होते हैं? थोड़ा सा बड़ा सोचे ना, आप दुकान नहीं कर रहे, दूसरे मुल्क से इस मुल्क में एक ब्रांड आया तो वो देखिएगा ना कि इस मुल्क में बच्चे कितने पैदा होते हैं और कितना पैम्पर हमारा बिक सकता है। हम यहाँ पर इतने बड़े लेवल की इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, सर समझ आ रहा है? वो मर्दमशुमारी का डाटा देखते हैं। अगर कोई लेडीज फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल कॉस्मेटिक का ब्रांड पाकिस्तान में आना तो वो देखेंगे ना कि मर्दों का कितना रुझान है कॉस्मेटिक को यूज करने में। यानी गांव के लोग तो नहीं यूज करते, शहरों के लोग कितने मुंह धोते हैं। ठीक हो गया। फिर उसके बाद खवातीन का कितना रुझान है, और अगर वो खवातीन की प्रोडक्ट रेंज लॉन्च करते हैं, खवातीन की प्रोडक्ट रेंज लॉन्च करते हैं तो प्रोडक्ट कितनी ज्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट को यूज करते हैं। सर समझ आ रहा है? उन्होंने प्रॉपर देखना है कि खवातीन 52% है पाकिस्तान में, ओके, ऑन एवरेज हर फैमिली में 3 बच्चे छोटे होते हैं, ओके, ये सारी चीजें उन्होंने देखनी है सर। जो मिसाल के तौर पे ऐसा नहीं कि दुनिया में हर जगह पे ऐसे ही है, मैं इधर उधर की नहीं, ईरान की बात ही कर रहा हूँ। ईरान गया हूं मैं, ईरान में मैंने देखा है कि अगर मियाँ बीवी जा रहे हैं उनके साथ एक बच्चा ज्यादा से ज्यादा 2। इराक में मैं गया हूं, यकीन करें, वो एक मियाँ बीवी साथ उनकी दादी साथ बच्चे काफी ज्यादा। तो मैंने वैसे अपनी मिसेस से डिस्कस किया कि आपने ये चीज नोट किया कि यहाँ पर बच्चे ज्यादा हैं या यहाँ पे ट्रेंड ज्यादा है, बच्चे ज्यादा होते हैं फैमिली के अंदर या वो ज्यादा पैदा करते हैं वटेवर, कि भाई अगर इराक की बात की जाए तो मेरे मुताबिक कम से कम 4 बच्चे, 4 या 5 बच्चे की एवरेज आएगी, और ईरान में ज्यादा से ज्यादा 2 की एवरेज होगी। अब ये मुख्तलिफ, अब जिस ब्रांड ने नई प्रोडक्ट लॉन्च करनी है बच्चों से रिलेटेड, आप बताएं उसके लिए कौन सा मुल्क बेहतर है? इराक बेहतर है जहां पे बच्चे ज्यादा हैं। लाजमी तौर पे और भी बहुत से फैक्टर्स देखने होंगे, बट स्टिल ये वाला पहलू तो है ना। ईरान में सफाई रिलेटिवली बहुत ज्यादा थी, और अगर आप उसको कहें ना कि यार मैंने मेडिकल स्टोर जाना है तो आपको बड़ी दूर दूर मेडिकल स्टोर होते थे, आम कहीं मिलती नहीं थी दवाइयाँ। वो ईरान में मैं फारसी में कहते हैं दारूखाना, दारूखूने मेडिकल स्टोर को, ठीक है। अच्छा, इसके बरक्स इराक में मिट्टी भी काफी ज्यादा, खाने के हवाले से भी बस मार्केट में ये रोड पर, रोड साइड पर चीजें बिक रही हैं और लोग खा रहे हैं, और बीमारियां भी बहुत ज्यादा। तो अब किसी ने नई मेडिकल फार्मेसी का चेन स्टोर बनाना है तो उसके लिए कौन ज्यादा फीजेबल रहेगा? इराक ज्यादा फीजेबल रहेगा। सर समझ आ रहा है? तो ये वाले पहलू ये देखते हैं गवर्नमेंट, ये मर्दमशुमारी का डाटा देखा जाता है अपनी मार्केट को असेस करने के लिए कि भाई मैं कितने लोगों के लिए मेरा माल जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव है। सर जी मैंने
केमिकल्स का बिजनेस किया, और उस बिजनेस की मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती थी कि एक हैंड वॉश, डिश वॉश, फ्लोर वॉश, वॉशरूम क्लीनर, ये वाली चीजें मैं किसी को भी कहता था ना कि यार मैं ये प्रोडक्ट बेच दूं, तो वो ये नहीं कहता था कि पता नहीं मैं तो नहीं यूज करता। ऐसा नहीं हो सकता सर। एक ऐसी आइटम है जो हर बंदा यूज करता है, यानी मुझे हर बंदे में अपना पोटेंशियल कस्टमर नजर आता है। मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो आपकी प्रोडक्ट, अब जब आप कोई कोई चीज देखते हैं कि यार मैंने किसी स्पेसिफिक बच्चे की प्रोडक्ट है, खवातीन की प्रोडक्ट है, मर्दों की प्रोडक्ट है, तो आप ये देखते हैं कि ये जवान बंदे की के लिए है, बूढ़े आदमी के लिए है। मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च की जाए जो 70 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए हो। 70 साल तक तो वैसे ही बंदे का वीजा आ जाता है पाकिस्तान में, लेकिन जापान में बिल्कुल नॉर्मल है। 90 साल के लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं। सर मेरा पॉइंट समझ आ रहा है? तो ये जो मर्दमशुमारी का डाटा है, ये काम का होता है। डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन, कौन से लोग कहाँ रहते हैं, क्या किस मिजाज के हैं, किस इलाके में ठंड है, किस इलाके में सर्दी है, किस इलाके में गर्मी है। सर समझ आ रहा है? तो ये चीजें आपको देखनी होंगी। सेकेंडरी डाटा की बात हो गई, इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन में ये वाली बात भी हो गई। सर एक केस स्टडी है मेरे पास बड़े मजे की, तो मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको कल डिस्कस करूं, या आज ही कर लें? कल कर लें, कल। अच्छा चलें इसको कल डिस्कस करते हैं, साथ ही एमसीक्यूज करके इस चैप्टर को कल ही क्लोज कर दें। डन हो गया सर जी? ले सर, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज।